एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में हमें मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, इस चैप्टर में हमें मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है। आप इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब आप समझ रहे होंगे। इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। ओके, मीन्स ऑर्गेनिक कोई भी यहाँ पे हम मॉलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे, ओनली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जिसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, देखिए बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें, जैसा कि NCERT में लिखा भी है, बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ बेसिक नीड्स तो होंगे ना, कुछ तो कॉमन होता होगा जो कि सभी में होगा। तो वो जो बेसिक नीड्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें क्या क्या होता है? उसमें हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा, वाटर हो जाएगा एंड मिनरल हो जाएगा, जिसे आप कंपोनेंट ऑफ फूड भी बोलते हैं ह्यूमन के टर्म में, या फिर तो अदर कंज्यूमर्स के टर्म में हम इसे कंपोनेंट ऑफ फूड भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पांचों कंपोनेंट क्या होगा, चाहिए होता है। ओके, तो ये सब क्या है, बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये चाहिए किस लिए होगा, किसी ऑर्गेनिज्म को ये सारे कंपोनेंट क्यों चाहिए होगा? रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये जो पांचों कंपोनेंट हैं ये प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बट हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिनरल के बारे में पढ़ना है। ओके, मिनरल के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मीन्स इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमने एक प्लांट लिया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों लोग साथ में मिलके। सपोज कीजिए कि ये हमने एक छोटा सा प्लांट लिया, ये क्या है, एक प्लांट है। अब इस प्लांट को हमने क्या किया, ये जो प्लांट था इसको बर्न कर दिया। बर्न मीन्स हाई टेम्परेचर पे इसको जला दिया। इसको बर्न कर दिया तो बर्न के बाद क्या हमें मिलेगा, ऐश मिल जाएगा। इतना पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने ढेर सारा प्लांट लिया, मेनी प्लांट्स। हमने इसी तरीके से ढेर सारा प्लांट लिया और उन सारे प्लांट को बर्न कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल क्यों होगा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, इसी तरीके से हमने ढेर सारा प्लांट्स लिया और उन सभी को बर्न कर दिया, और बर्न करने पे हमें लास्ट में जो रिमेनेंट मिला उसे हमने बोल दिया कि ये क्या है, ऐश है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो जो हमें ऐश मिला है उस ऐश का अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। मिनरल पढ़ना है हमें, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है, तो जानना ना होगा कि प्लांट में कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐश है, जो हमें ऐश मिला है एज अ ड्राई वेट, ये ऐश क्या होगा, एज अ ड्राई वेट जो हमें मिला हुआ है, ऑब्टेन्ड हुआ है, उसका अब हम लोग एनालिसिस करेंगे और बोलेंगे ऐश एनालिसिस। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, एक प्लांट लिया और उस प्लांट को बर्न कर दिया हाई टेम्परेचर पे, उसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया, और जो ऐश मिला हमें फाइनली, उस ऐश का अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस में देखिए क्या ऑब्जर्वेशन हमें होता है। एनालिसिस के टाइम पे ऑब्जर्वेशन, जब एनालिसिस किया गया तो उसमें हमें पता चला कि मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, मोर देन 60 आउट ऑफ 105 एलिमेंट, more than 60 out of 105 element present in plants।
प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, क्योंकि हमने कई सारा प्लांट लिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट प्लांट्स। एनसीईआरटी में पहले हाइड्रोफोनिक्स के बारे में दिया है, पर उससे पहले ये छोटा सा टॉपिक हो जाए कि ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला जब हमने ऐश एनालिसिस किया, तो कि मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, हमने ऑब्जर्व किया कि 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स इस ऐश में मिले हैं। इस ऐश के एनालिसिस करते टाइम 60 से ज़्यादा एलिमेंट मिले हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो 60 एलिमेंट्स थे, इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि देखिए, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि सारे प्लांट में प्रेजेंट थे। ये जो 60 एलिमेंट है प्लांट में, हमें 60 एलिमेंट ऐस में हमें डिटेक्ट हुआ। तो इस 60 में से कुछ तो ऐसे थे जो कि सारे प्लांट्स में प्रेजेंट थे, यूनिवर्सली थे। जितने प्लांट्स हैं नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो सारे प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। तो ऐसे 17 एलिमेंट थे। ये जो 60 से ज़्यादा एलिमेंट हमें प्लांट में मिले हैं, उनमें से 17 ऐसे एलिमेंट थे जो कि सारे प्लांट में पाए जा रहे थे, और बाकी के जो एलिमेंट थे कुछ ऐसे थे जो कि सारे प्लांट में नहीं पाए जा रहे थे। क्या आप समझ पा रहे हैं कि 17 एलिमेंट ऐसे थे जो कि सारे प्लांट में हैं, और बाकी एलिमेंट्स कुछ हैं जो कि सारे प्लांट में नहीं पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये जो 17 एलिमेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट। देखिए, इसेंशियल एलिमेंट, हमने उस ऐस का एनालिसिस किया तो उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे और कुछ क्या थे, नॉन एसेंशियल एलिमेंट थे। नॉन एसेंशियल एलिमेंट, नॉन एसेंशियल मीन्स वो यूनिवर्सली सारे प्लांट्स में नहीं पाया जा रहा है, और एसेंशियल एलिमेंट्स मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि सारे ही प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। ओके, और इस जो हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है ऐश एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे अब नाम से तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने यहाँ बताया। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोल सकते हैं ऐश एनालिसिस। और इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, प्लांट को बर्न करने के बाद जो हमें ऐश मिला उसका एनालिसिस किया, तो ऑब्जर्व हुआ कि मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। और ये जो 60 एलिमेंट है, इसमें से 17 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एसेंशियल हैं, और बाकी के सारे नॉन एसेंशियल हैं, मीन्स सारे प्लांट में नहीं पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए कि फाउंड इन ऑल प्लांट। ये जो एसेंशियल एलिमेंट है, इट फाउंड्स इन ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में ये एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और बाकी के जो हैं डज नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट, सारे प्लांट में ये एलिमेंट्स नहीं पाए जा रहे हैं। ओके, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? जब ये सारे ही, ये जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये सारे प्लांट में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ये जो एसेंशियल एलिमेंट है, देखिए यही पॉइंट मुझे बताना था, एसेंशियल एलिमेंट और नॉन एसेंशियल एलिमेंट। और ये वाला स्टेटमेंट जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, उसके लिए ये हमने एनालिसिस किया और पता चला कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि सारे प्लांट में पाए जा रहे हैं। क्यों सारे प्लांट में पाए जा रहे हैं? क्योंकि वो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और ये जो बाकी के एलिमेंट हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए ये सारे प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। इसका क्या, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक
फंक्शन। स्पेसिफिक प्लांट्स में स्पेसिफिक फंक्शन होता है इनका, इसीलिए ये जो नॉन इसेंशियल एलिमेंट हैं ये सारे प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इसेंशियल एलिमेंट है इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है, ये क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को फॉलो करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे एक पॉइंट इस पे और लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं which fulfills criteria of essentiality, those which fulfills criteria of essentiality। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, ये एक कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, मीन्स कुछ एक पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं, कुछ एक रूल्स बनाए गए हैं कि कौन से एलिमेंट इसेंशियल होंगे। अब ये जो 60 एलिमेंट्स हैं इनमें से हम सारे एलिमेंट को तो इसेंशियल पे रख नहीं सकते हैं, तो कौन सा एलिमेंट इसेंशियल होगा और कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं होगा, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। उन सारे क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो इसेंशियल एलिमेंट, और जो नहीं फुलफिल करेगा उसे हम लोग नॉन इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में नॉन इसेंशियल एलिमेंट में शुरू में 3 एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, एग्जाम्पल याद करना बिल्कुल अभी आपके लिए ईजी हो जाएगा, कुछ देर में आपको इसेंशियल एलिमेंट का सारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा, तो बचे हुए बाकी भी जितने एलिमेंट होंगे वो सारे नॉन इसेंशियल एलिमेंट होंगे। पर फिर भी एनसीईआरटी में 3 एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल्ड, सेलेनियम एंड रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम, ये 3 एलिमेंट एनसीईआरटी में शुरू में लिख दिया गया है जो कि नॉन एसेंशियल एलिमेंट हैं। पर बाकी अभी जितने भी हैं सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। देखिए, ये जो ऐसे प्लांट्स हैं, ये जो गोल्ड, सेलेनियम और रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम है, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ही प्लांट में रिक्वायर्ड होता है। सारे प्लांट्स में तो ये नहीं पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्योर वाटर को प्योर करने के लिए। क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो इम्प्योर वाटर है उसको कैसे प्योर किया जाता है, तो वहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे जो प्लांट्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का इसमें रोल क्या है, ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये क्या है, इम्प्योर वाटर है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर वाटर है, और ये क्या है, ऐसा प्लांट है जो कि इसमें से ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट को एब्जॉर्व करता है। ऐसा इम्प्योर वाटर, सपोज कीजिए कि ये इम्प्योर वाटर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, गोल्ड प्रेजेंट है, या फिर तो सेलेनियम प्रेजेंट है, या फिर तो स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट इस इम्प्योर वाटर में प्रेजेंट है। तो जब ये इम्प्योर वाटर इस प्लांट के पास से क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये एलिमेंट क्या होगा, इस प्लांट के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ये एलिमेंट इस प्लांट के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, प्लांट की प्यूरिफिकेशन में भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ओके, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। मैं वापस से रिपीट कर दूं कि एस एनालिसिस में हमने क्या देखा कि हमने जब प्लांट को बर्न किया तो जो एस मिला उसका जब हमने एनालिसिस किया तो उसमें हमें 60 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट मिले। और जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इस मोर देन 60 में से कुछ इसेंशियल एलिमेंट हैं और कुछ नॉन इसेंशियल एलिमेंट हैं। जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, और जो नॉन इसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसेंशियल एलिमेंट सारे प्लांट्स में पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होगा। और बाकी के जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे प्लांट में नहीं पाए जाएंगे, क्यों,
क्योंकि उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है और स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसीलिए ये स्पेसिफिक प्लांट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अभी हम देख लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है कि क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या है, मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट इसेंशियल एलिमेंट होगा। ठीक है, देखिए क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी से पहले एक छोटा सा नोट हो जाए। देखिए अभी हमने क्या किया था, प्लांट को बर्न करके फिर उसके ऐश से पता किया था कि उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, पर प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं करते हैं, बर्न करके नहीं पता करते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू बहुत ही लो कंसंट्रेशन में, कुछ टेक्निक्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू बहुत ही लो कंसंट्रेशन के एलिमेंट को भी प्लांट से डिटेक्ट कर लिया जाता है उसके लिक्विड से। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है कि देयर आर टेक्निक that are able to detect mineral even at very low concentration, लो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है कि 10⁻⁻8 ग्राम पर ml, 10⁻⁸ ग्राम पर ml कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है इस टाइम जो हमारे पास टेक्निक प्रेजेंट हैं उसके थ्रू। इसको अगर थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करके देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 नैनोग्राम पर ml, 10 नैनोग्राम पर ml। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन किया जाए, देखिए 10⁻⁸ ग्राम पर ml मतलब होता है 1/10⁸ ग्राम पर ml। 1 ml आप लिक्विड लीजिए, उस 1 ml लिक्विड में अगर 1 ग्राम का 1/10⁸ पार्ट भी प्रेजेंट है तो इस कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। समझे क्या आप? मिनरल का 1/10⁸ पार्ट भी अगर प्रेजेंट है तो इस इतने छोटे से अमाउंट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 10 नैनोग्राम पर ml। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा 10 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारे पास टेक्निक है उसके थ्रू हम वेरी लो कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एनी एलिमेंट। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, किसी भी एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट कब बोलेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उसी कंडीशंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये जो एलिमेंट है वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए या फिर तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला कंडीशन भी यही है कि एलिमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक हो और इररिप्लेसेबल हो। इररिप्लेसेबल मीन्स वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से फुलफिल ना हो जाए। मीन्स सपोज किसी कोई एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट की प्लांट में क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। कोई एलिमेंट ए है और इस एलिमेंट की प्लांट में डिफिशियंसी हो गई और प्लांट को आपने बी दे दिया।
ये प्लांट है, प्लांट को आपने क्या कर दिया, बी दे दिया, और बी देने पर वो डिफिशियंसी सिम्पटम खत्म हो गया। ए की डिफिशियंसी थी बट बी ने फुलफिल कर दिया, तो मीन्स ये जो एलिमेंट ए है ये इसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसेंशियलिटी की क्राइटेरिया क्या है कि एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड इररिप्लेसेबल, मीन्स वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए किसी दूसरे एलिमेंट से। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा इट मस्ट बी स्पेसिफिक। कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इररिप्लेसेबल होना चाहिए। इररिप्लेसेबल या फिर तो नॉट रिप्लेसेबल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नॉट रिप्लेसेबल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक एंड इररिप्लेसेबल होना चाहिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ये जो एलिमेंट है ये डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इस क्राइटेरिया को, ये क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी को आर्नॉन साइंटिस्ट ने दिया था, जिन्होंने फॉस्फोराइलेशन के बारे में भी बताया हुआ था। तो क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी में 3 क्राइटेरिया है, और जो एलिमेंट इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उन सारे एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उन सारे एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को 17 एलिमेंट फुलफिल कर रहे थे, इसीलिए हम उन 17 एलिमेंट को क्या बोले थे? इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट बोले थे। इसेंशियल एलिमेंट कितने थे? इसेंशियल एलिमेंट 17 थे। क्यों? क्योंकि ये जो 17 एलिमेंट है, ये 17 एलिमेंट इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, अब हमें इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, देखिए एनसीईआरटी में 2 तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। कुछ इसेंशियल एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे, और कुछ इसेंशियल एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे। मीन्स लार्ज अमाउंट बोले तो मैक्रोन्यूट्रिएंट, और स्मॉल अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन में? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कुछ हम फंक्शन के बेसिस पे इसेंशियल एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये 2 तरह की हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है इसेंशियल एलिमेंट्स की। पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो मिनरल होते हैं या फिर तो जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, पहला हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट, या फिर तो मैक्रो पहले लिखिए, कोई भी लिखिए। पहला हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, पहला हो गया माइक्रो और दूसरा हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट। मीन्स जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हो
और कुछ ऐसे जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हो। ठीक है, तो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव, और उसमें हमारा 2 पॉइंट था। देखिए यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस में, जिसमें कि हमारा पहला था माइक्रोन्यूट्रिएंट, और सेकंड पे हो जाएगा यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका ये डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट किसे बोलेंगे, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ऐसा इसेंशियल एलिमेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड इन स्मॉल, या फिर तो इसी को हम लोग ट्रेस अमाउंट भी बोल सकते हैं। ट्रेस मीन्स भी क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इसीलिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्रेस एलिमेंट हो जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी या फिर तो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हुआ तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, और मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा। तो लार्ज अमाउंट में कितना रिक्वायर्ड होगा, एक कंसंट्रेशन डिफाइन किया गया है, जिससे हम जो कंसंट्रेशन है मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट अगर रिक्वायर्ड हो किसी, सुनिए फिर से, कोई इसेंशियल एलिमेंट की अगर कंसंट्रेशन मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट रिक्वायर्ड होगी तो उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। ठीक है, और किसी अगर किसी इसेंशियल एलिमेंट की कंसंट्रेशन लेस देन अगर 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट रिक्वायर्ड हुई, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट अगर रिक्वायर्ड हुई तो ऐसे इसेंशियल एलिमेंट को माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए है तो स्मॉल अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी। ये वैल्यूज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद करना है। ये वैल्यूज कैसे डिफाइन किया गया, किस मेथड से, ये सारे पॉइंट भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी पहले कि ये लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट रिक्वायर्ड होता है। तो आइए इन सब का एग्जाम्पल देख लें। तो मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए याद भी हो जाएगा तुरंत, कॉर्न CHON, पीके मांगे कैश। ठीक है, ये सिंपल सा एक लाइन है, कॉर्न पीके मांगे कैश, CASH होता है पर यहाँ पे CAS से ही आप काम चलाइए। कॉर्न पीके मांगे कैश, इस लाइन के थ्रू आप याद कर सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, P इज फॉर फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर हो जाएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल में हो जाएगा फेकुमोनी। देखिए एक मोनी लड़की है और वो कैसी है, फेकुमोनी, बी कले मंजन। देखिए ये जो क्लोरीन है इसको आप ऐसे पढ़िए, कले, थोड़ा तुतला के पढ़ लीजिए, फेकुमोनी बी कले मंजन, इस तरीके से। या फिर तो अगर आप अपना कोई भी स्टेटमेंट के थ्रू याद कर सकते हैं तो ठीक है, पर ये भी जो जिससे मुझे याद है मैंने वो बता दिया। ठीक है, फेकुमोनी बी कले मंजन। ठीक है, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। ये हो गया आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकिल, B इज फॉर बोरॉन, क्लोरीन, Mn इज फॉर मैग्नीज एंड Zn इज फॉर जिंक। देखिए Mn और Mg में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे Mn है, ये यहाँ पे कॉर्न पीके मांगे है, मांगे मीन्स यहाँ पे Mg हो जाएगा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इन दोनों पे। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन कितना चाहिए होगा,
लेस दैन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। देखिए इसमें से जो CHO है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो मेनली ये वाटर से ऑब्टेन होता है और CO2 से, मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2O एंड CO2। ये जो CHO है ये मेनली वाटर और CO2 से ऑब्टेन होता है। तो CHO के अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं, जैसे ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और ये जो बचे हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये सारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो ये सारे जितने भी CHO को छोड़ के जितने भी बाकी भी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड थ्रू सॉइल। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट किसके थ्रू ऑब्टेन्ड हो रहा है, सॉइल से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, रूट के थ्रू प्लांट लेता है इसको, रूट के थ्रू प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ये आयरन कितना मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, और ये जो इसमें मॉलिब्डेनम है ये मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या रिक्वायर्ड होता है, आयरन रिक्वायर्ड होता है, और सबसे मिनिमम अमाउंट में मॉलिब्डेनम एमओ रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट पे हम लोगों ने देखा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मोर देन 10 मिली मोल पर केजी ड्राई वेट रिक्वायर्ड होगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेस देन 10 मिली मोल पर केजी ड्राई वेट रिक्वायर्ड होगा। तो एग्जाम्पल्स भी आपको याद हो गए होंगे, आप लिख लीजिएगा यहाँ स्टेटमेंट में, कौन पी के मांगे कैश, और यहाँ पे फेकू मोनी बी कले मंजन। ठीक है, तो इसके अलावा एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया हुआ है, हम लोग वो भी देख लें नोट में। दो नोट पॉइंट हम लोग यहाँ देख लें। पहला हो जाएगा बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट, बेनिफिशियल एलिमेंट क्या होता है, ये कुछ इनका स्पेसिफिक फंक्शनल रोल होता है प्लांट में। सारे प्लांट में नहीं पाए जाते हैं ये एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट में ही पाए जाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन हायर प्लांट, प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। और दूसरा इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हैव स्पेसिफिक फंक्शनल रोल, हैव स्पेसिफिक फंक्शनल रोल। ये सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट में ही पाए जाते हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल रोल होता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CS3। S3 स्टारी से एक, अगर आपने ऑपरेशन MBBS सीरीज देखा होगा तो उसमें S3 आप सुने होंगे, आपको याद होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा ऑपरेशन MBBS तो देख लीजिए। अब वेब सीरीज देखने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं CS3, या फिर तो आप कैसे भी याद कीजिए। CS3, C इज फॉर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, C इज फॉर कोबाल्ट हो जाएगा, S से हो जाएगा 3 नाम। यहाँ 3 मीन्स क्या है, 3 नाम है, क्या क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड सोडियम। सिलिकॉन, सेलेनियम एंड सोडियम, ये चारों एलिमेंट को हम लोग बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल रोल होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था सोडियम का रोल C4 प्लांट में डाइकाइनेज एंजाइम के लिए था। क्या आपको याद है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो C4 प्लांट में सोडियम का रोल डाइकाइनेसिस एंजाइम के लिए होता है। डाइकाइनेसिस एंजाइम का कोफैक्टर होता है सोडियम। ठीक है, इसी तरीके से इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल रोल होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो नोट में हो गया हमारा बेनिफिशियल एलिमेंट, और दूसरा होता है क्रिटिकल एलिमेंट। क्रिटिकल एलिमेंट,
देखिए, बेनिफिशियल एलिमेंट एनसीईआरटी में दिया है और क्रिटिकल एलिमेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट के एग्जाम्पल में हो जाएगा NPK। यहाँ पे CHONPK है ना, तो यहाँ से CHO हटा दीजिए और NPK हो जाएगा। ये तीनों होता है एग्जाम्पल में किसके, क्रिटिकल एलिमेंट के एग्जाम्पल में। ये क्रिटिकल एलिमेंट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाई डोजेज में रिक्वायर्ड होता है। हाई डोजेज रिक्वायर्ड, किस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, हाई डोजेज में रिक्वायर्ड होता है, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये कि ये अगर हाई डोजेज में रिक्वायर्ड है तो जो सॉइल होता है, सॉइल में इसकी डिफिशियंसी भी होती है या फिर तो शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टेज इन सॉइल हो जाएगा। सॉइल में इसकी क्या होती है, शॉर्टेज होती है। इस ये जो क्रिटिकल एलिमेंट है या फिर तो NPK की सॉइल में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। और फिर जब शॉर्टेज होगी सॉइल में तो इसको फर्टिलाइजर के थ्रू सप्लाई किया जाता है, सप्लाइड थ्रू फर्टिलाइजर, सप्लाइड थ्रू फर्टिलाइजर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये जो क्रिटिकल एलिमेंट है इसके 3 एग्जाम्पल हो जाएगा। N इज फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और ये हाई डोजेस में रिक्वायर्ड होता है, शॉर्टेज हो जाती है सॉइल में, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को फर्टिलाइजर के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये 2 नोट पॉइंट हो जाएगा और आपको इसका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना होगा। जैसे भी आपको याद हो जाए आप याद कर लीजिए इनके एग्जाम्पल को। तो पहला हमारा पॉइंट था क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, OTB मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं अब इसका क्लासिफिकेशन। जो इसेंशियल एलिमेंट थे उनका क्लासिफिकेशन अब हम फंक्शंस के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में अगर हम सबसे पहला, इसमें मेनली 4 पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल होता है। ये जो एसेंशियल एलिमेंट था, एसेंशियल एलिमेंट में यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, एसेंशियल एलिमेंट टोटल थे कितने, 17 थे। 17 में से माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं आप यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैक्रो न्यूट्रिएंट 9 होते हैं, ये नंबर भी याद रखिए, या फिर तो अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप नंबर निकाल सकते हैं। तो टोटल 17 में से 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट है और 9 क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे इनमें से कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल होते हैं। अब हम फंक्शन के बेसिस पे देख रहे हैं ना, तो कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, और इसी को हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं। तो इस मेजरली देखिए, फंक्शन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो डिफरेंट फंक्शन में अलग अलग एलिमेंट आएगा। तो मेन जो रोल होता है जिस एलिमेंट का, उस हिसाब से हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं कुछ एलिमेंट, या फिर तो कंपोनेंट ऑफ सेल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हमने एक क्लास में रखा। और इस एग्जाम्पल के एग्जाम्पल में हो, इस ये जो हमारा क्लास है, इस क्लास के एग्जाम्पल में हो जाएगा
CHON। ठीक है, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता ही है कि बायोमॉलिक्यूल में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। मोस्टली यही 4 एलिमेंट से बायोमॉलिक्यूल बना होता है। तो यही 4 एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ सेल होंगे। ठीक है, अगर हम सेकंड क्लास देखें बी पे, तो कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। सेकंड क्लास में ऐसे कंपाउंड रखा है जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो इसमें 2 एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। फर्स्ट हो जाएगा कि मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। एंड साथ में फास्फोरस जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ATP में। ठीक है, आपको पता है कि क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। उसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। इसे हमने एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को या फिर तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और फास्फोरस ATP में प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम और फास्फोरस क्या हो गए, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट हो गए। ऐसे बेनिफिशियल एलिमेंट जो कि एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हमारा ये हो गया। इसके बाद थर्ड क्लास में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एक्टिवेटर या फिर तो इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। एक्टिवेटर और इनहिबिटर मीन्स जो एंजाइम है, एंजाइम के एक्टिविटी को या फिर तो प्रमोट करते हैं या फिर तो एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड करते हैं। तो एक्टिवेटर की तरह एक्ट करते हैं या फिर तो इनहिबिटर ऑफ एंजाइम होते हैं। ठीक है, ऑफ ENZYME एंजाइम। तो इसके एग्जाम्पल में NCERT में 2-3 एलिमेंट दिया है, जैसे कि मैग्नीशियम Mg+2 किस किस एलिमेंट एंजाइम में होता है, पेप्केज में एंड रुबिस्को में। ठीक है, ये दोनों एंजाइम फोटोसिंथेसिस में होता है, CO2 का फिक्सेशन करता है। ये एंजाइम क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ CO2 करता है। और इस एंजाइम का कोफैक्टर कौन है, मैग्नीशियम आयन है। ये क्या करता है, CO2 फिक्सेशन करता है, CO2 का फिक्सेशन करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो एक एंजाइम ये दिया हुआ है NCERT, एक मिनरल ये मैग्नीशियम दिया है, दूसरा है Zn+2, दूसरा है जिंक+2 और ये प्रेजेंट होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में। ठीक है, तो ये कहाँ पे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। और ये दोनों एंजाइम फर्मेंटेशन में हमने देखा था। फर्मेंटेशन में इस पॉइंट को हमने देखा था कि जो जिंक है एक्ट एज कोफैक्टर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में एक और एंजाइम लिखा हुआ है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इस एंजाइम का भी कोफैक्टर कौन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्लांट का एंजाइम नहीं है, पहला पॉइंट। ये एंजाइम ह्यूमन के पैंक्रियाज से आता है और ये कैसा एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इस एंजाइम के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाज। ये
प्लांट में नहीं प्रेजेंट है, फिर भी हमने यहाँ पे लिखा। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक अलग जगह पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जिंक क्या हो गया? को फैक्टर एक्ट कर रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। इसके अलावा एक थर्ड एलिमेंट भी दिया हुआ है फंक्शन के अकॉर्डिंग, एमओ। एमओ इज फॉर मॉलिबेडेनम, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो एमओ किस में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजिनेज में। नाइट्रोजिनेज या फिर तो इसी एंजाइम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रेट रिडक्टेज ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, ये एंजाइम किस में हेल्प करेगा? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। कब रिक्वायर्ड होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग N2 मेटाबॉलिज्म। N2 मेटाबॉलिज्म। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में 3 पॉइंट देखा। पहला कि बायोमॉलिक्यूल का कोई कंपोनेंट हो या फिर तो सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो। एग्जाम्पल में हुआ CHON। बी पॉइंट पे हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड हो तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, फास्फोरस प्रेजेंट होता है ATP में। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि एक्टिवेटर और इनहिबिटर की तरह यूज हो एंजाइम का, तो इसमें 3 एलिमेंट हमने देखा, एक मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिबेडेनम। देखिए ये जो कोफैक्टर होते हैं, ये जो मेटल कोफैक्टर होते हैं, ये एक्ट कैसे करते हैं? ये जो मेटल कोफैक्टर है, जैसे Mg+2 का एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझाएं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक तरफ से एंजाइम से, एंजाइम के एक्टिव साइट से। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहाँ से बनाया इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। और दूसरा या फिर तो तीसरा बाकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट से। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये जो जिंक आयन है, ये मॉलिबेडेनम आयन है, ये कोफैक्टर की तरह एक्ट होता है। तो इसका रोल क्या होता है? रोल यही है कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है उससे ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और उसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाकर के इन्हीं मेटल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे हम डी पॉइंट पे देखें, 3 पॉइंट हमने देख लिया है, तो डी पॉइंट पे आते हैं अब। तो लास्ट पॉइंट जो कि डी है, दिया हुआ है अल्टर्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट में पोटेशियम के रोल को बताया है कि जो पोटेशियम होता है किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो पोटेशियम एलिमेंट है, पोटेशियम भी कैसा एलिमेंट है? एक बेनिफिशियल एलिमेंट है। तो ये जो पोटेशियम होता है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, इस पॉइंट को हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेशियम है इसके कंसंट्रेशन को अल्टर करता है कौन? एंजाइम है जिसका नाम है ABA। एंजाइम नहीं, सॉरी, हार्मोन। ABA हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इसीलिए तो हम ABA को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ABA अल्टर करता है पोटेशियम को कंसंट्रेशन को, और इस पोटेशियम के कंसंट्रेशन से ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होगा। इस पोटेशियम के कंसंट्रेशन से ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होगा। सॉरी, यहाँ वर्ड पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना। देखिए फिर से सुनिए, ये जो ABA एंजाइम है, देखिए जो ABA एंजाइम है एब्सिसिक एसिड, ये फिर से एंजाइम बोल दिया। ABA हार्मोन, जो ABA हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये क्या करता है? पोटेशियम के कंसंट्रेशन को चेंज करता है।
ये पोटेशियम के कंसंट्रेशन को चेंज करता है किसमें? स्टोमेटा के गॉर्ड सेल में। स्टोमेटा के गॉर्ड सेल में पोटेशियम के कंसंट्रेशन को चेंज करता है, जिसके वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिसके वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है। और इसी ऑस्मोटिक पोटेंशियल के चेंज होने से स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है या फिर तो क्लोज होता है। इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को जब हम एबीए एंजाइम पढ़ेंगे, फिर से एंजाइम एबीए हार्मोन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को हम देखेंगे। बट यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि पोटेशियम क्या करता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करता है। मीन्स पोटेशियम का रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे क्लासिफिकेशन करने पे। 2 तरह का क्लासिफिकेशन हमने देखा, पहला क्या था? क्वांटिटेटिव, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद एनसीईआरटी में हमारा जो नया टॉपिक आता है वो होता है रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मीन्स ये जो अलग अलग हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा है, अलग अलग हमने जो एलिमेंट पढ़ा है, इन एलिमेंट्स का रोल क्या क्या है प्लांट पे, इस टॉपिक को नेक्स्ट हमें पढ़ना है। उससे पहले एक टॉपिक जो हमने छोड़ा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स का, वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, इस टर्म का मतलब पहले आप समझिए, प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है। आज तक जो हम लोगों ने नेचुरली देखा हुआ है अपने आसपास, यही कि प्लांट सॉइल में ग्रो करता है। पर अगर ऐसा हो जाए कि सॉइल लेस कल्चर हो जाए, सॉइल लेस कल्चर मीन्स बिना सॉइल के अगर प्लांट ग्रो करे, तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोफोनिक्स बोलेंगे। अब सॉइल लेस कल्चर में ग्रो कहाँ पे करेगा? वाटर में ग्रो करेगा। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। और इस चीज़ को डिफाइन या फिर तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने एक और रोल किया था फोटोसिंथेसिस में, क्या आपको याद है? इन्होंने बताया था फोटोसिंथेसिस में इनका क्या रोल था, सुन लीजिए थोड़ा जल्दी से। इन्होंने बताया था कि जो ग्रीन सब्सटेंस होता है किसी प्लांट के लीफ में, जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो एक स्पेशल सेलुलर बॉडी में प्रेजेंट होता है। बाद में पता चला उस ग्रीन सब्सटेंस का नाम क्लोरोफिल है और उस सेलुलर बॉडी का नाम क्लोरोप्लास्ट है। एक पॉइंट तो इन्होंने ये बताया था। और दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि प्लांट के ग्रोथ के समय में, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो पता नहीं था, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं पता था, तो इन्होंने बताया था कि प्लांट के ग्रोथ के टाइम पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और इस ग्लूकोज का स्टोरेज कैसा होता, किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में इस ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। ये थोड़ा सा पहले का पॉइंट मैंने बता दिया। फोटोसिंथेसिस में भी इनका रोल है, आप एक बार जाके वहाँ पे रिवाइज जरूर कीजिएगा। जूलियस वॉन सैक्स ये साइंटिस्ट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मीन्स जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये इन्होंने क्या बताया? हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया। अब इसमें होता क्या है हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक टेक्निक है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन लिख लीजिए तो हम समझाते हैं इसे। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करना, किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करने के टेक्निक को ही हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम से ही। देखिए इसमें हुआ क्या है, ये एक पॉट है, पॉट समझ लीजिए। इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है और उस वाटर में न्यूट्रिएंट डाला गया है। इस टेक्निक को समझिए, हाइड्रोपोनिक को। इसमें क्या है कि सॉइल बिल्कुल भी नहीं है और इस
ये जो हमारा पॉट है, इस पॉट में वाटर रखा गया है और साथ में कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं। एक फनल लगाया गया है जिसके थ्रू वाटर ऐड किया जाता है, और यहाँ भी ये प्लांट तो है ही, और साथ में एक एरिएटिंग ट्यूब लगाया है। इसका क्या रोल होगा थोड़ी देर में हम बताते हैं। देखिए, अब सॉइल का देखिए सिर्फ फंक्शन ये नहीं होता है कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को प्रोवाइड करे। सॉइल का फंक्शन सिर्फ ये नहीं होता है कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को प्रोवाइड करे, बल्कि सॉइल का एक और फंक्शन होता है रूट के थ्रू प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करना। तो एंकरेज तो यहाँ पे मिल नहीं पाती है, तो एंकरेज यहाँ पे कॉटन के थ्रू यहाँ पे लॉक करके एंकरेज दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लांट हो गया और ये हो गया हमारा फनल जिसके थ्रू वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा रहा है। अब ये एरिएटिंग ट्यूब क्यों लगाया गया है? आप समझिए, जैसे आपने ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, उसके बाद उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो चीनी को आप जो घुमाते हैं वही स्टिर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना होता है, एरिएटिंग ट्यूब के थ्रू इस वाटर को स्टिर करना पड़ता है, एरिएट करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना होता है वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये एक सेटअप है हाइड्रोपोनिक्स का। इस सेटअप में आप देख रहे हैं कि सॉइल लेस कल्चर हो रहा है, सॉइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू प्लांट को मैच्योरिटी तक ग्रो किया जा सकता है। एक छोटे से प्लांट को कंप्लीटली मैच्योरिटी तक ग्रो किया जा सकता है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, और इसीलिए इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिंगल प्लांट था, और इसी तरीके से अगर ढेर सारे जो प्लांट हुए, अगर ये ढेर सारे ऐसे हमने प्लांट्स लगा दिए हैं सीरीज में, तो कैसे ये यूज़ होता है? देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे एरिएटिंग ट्यूब का रोल समझ लीजिए। इससे क्या करते हैं, हम इस वाटर को कॉन्टीन्यूसली मीन्स रेगुलर टाइम पे इसको वाटर को स्टिर करते रहते हैं। अब स्टिर करते क्यों हैं? अगर स्टिर नहीं करेंगे तो उससे यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएगा। वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब समझते हैं, जैसे कहीं फील्ड में आप बहुत ज़्यादा पानी भर दीजिए तो रूट क्या करता है, प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। रूट प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, इसलिए प्लांट की डेथ हो जाती है ना। प्लांट की इसीलिए क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन हुई तो जैसे अगर कहीं पे फ्लड आया तो उस फ्लडेड एरिया में अगर काफ़ी दिनों तक पानी है तो रूट में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। वाटर लॉक्ड कंडीशन है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे एथाइल अल्कोहल बनता है। प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स फर्मेंटेशन होगा और एथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और एथाइल अल्कोहल बनने की वजह से धीरे धीरे प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता, इसीलिए एरिएटिंग ट्यूब लगाया गया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को स्टिर कर सकें, मीन्स इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को मिक्स कर सकें थोड़े थोड़े टाइम बाद, मीन्स जैसे दिन भर में 1-2 बार, इस तरीके से इसको हम स्टिर कर सकें। तो ये दूसरा तरीका जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स हैं, तो इसमें क्या किया गया है, इस इधर वाले पोर्शन को हल्का सा ग्राउंड से अप रखा गया है और इधर वाले पोर्शन को ग्राउंड से अप नहीं रखा गया है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए पंप के थ्रू वाटर को कॉन्टीन्यूसली यहाँ से फ्लो करा रहे हैं, और ये वाला पोर्शन अप है, ये वाला पोर्शन हल्का सा ऊपर है, तो वाटर यहाँ से ग्रेविटी की वजह से देखिए ऐसे स्लोप बना के वाटर क्या होगा, यहाँ पे आके गिरेगा। मीन्स पंप के थ्रू वाटर को ले आके यहाँ पे गिरा दिया जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसे कंप्लीट जो हमारा प्लांट है, इस प्लांट को अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लांट के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका रूट क्या वाटर में इमर्ज्ड है, वाटर में डूबा हुआ है इसका रूट, और फ्लो ऑफ डायरेक्शन की तरफ वाटर में मुड़ा हुआ है। और ये एक पॉट में हम लोगों ने प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए एक पॉट में इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है,
तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो करते हैं। सॉयल लेस कल्चर है, ठीक है। तो ये आपको हाइड्रोपोनिक्स समझ में आ गया होगा। ये इस एक प्लांट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस पॉइंट में यही लिखा गया है कि ये स्लाइटली इंक्लाइंड है, मीन्स ये ऐसे है, देखिए हल्का सा इस तरीके से इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से वाटर ये स्लोप में क्या होगा, नीचे की तरफ गिरता रहेगा। और पंप के थ्रू वाटर हम यहाँ से, देखिए पंप लगा है और हम वाटर को ले जाके यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, वाटर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप चाहें तो नोट्स में बना लें, मैं यहाँ कॉपी में नहीं बना रहा हूँ और यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक। ये हाइड्रोपोनिक्स का एक सेटअप है। तो आइए इसके नोट्स को हम कंप्लीट कर लें कि हाइड्रोपोनिक्स में क्या था, कि ये एक टेक्निक है प्लांट को ग्रो करने की, कहाँ पे, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। अब ये जो हाइड्रोपोनिक्स है इसका एम क्या है, इस हाइड्रोपोनिक्स का एम क्या है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा, पॉइंट का नाम क्या था, ऐश एनालिसिस, ठीक है। तो उस पॉइंट में हम लोगों ने एलिमेंट्स को तो डिटरमाइन कर लिया, बट एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्पटम को नहीं पता लगा पाए। एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्पटम्स को नहीं पता लगा पाए। तो इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का एम यही होता है कि टू डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड देयर डिफिशियंसी सिम्पटम्स। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का एम क्या होगा, एम हो जाएगा टू डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट essential for plant and their deficiency symptoms। हमने क्या किया, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था उसमें हमने मिनरल की क्वांटिटी को, हमने क्या, मिनरल की क्वांटिटी को क्या रखा, वेरिएबल रखा, मतलब उसमें कुछ मिनरल को ज़्यादा रखा, कुछ मिनरल को कम रखा। तो जिस मिनरल को कम रखा हुआ है उसकी डिफिशियंसी सिम्पटम्स को इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसका एम क्या हो गया कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, टू डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट, जो इसेंशियल एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेशन करना और उनके डिफिशियंसी सिम्पटम्स क्या होते हैं इसका पता लगाना ही इस टेक्निक का मेन मोटिव था, ठीक है। इस टेक्निक का मेन एम क्या है कि टू डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट एंड देयर डिफिशियंसी सिम्पटम्स। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, एम ये है, तो उस टेक्निक के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये हो जाएगा कि प्यूरिफाइड वाटर हम यूज़ करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए इन प्लेस ऑफ प्यूरिफाइड वाटर अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करेंगे तो प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है, प्लांट के रूट में इन्फेक्शन हो सकता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम लिख लें कि कंटामिनेटेड वाटर में कॉज इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड वाटर में कॉज इन्फेक्शन। पहला इसमें क्या पॉइंट हुआ, जो रिक्वायरमेंट क्या है इस टेक्निक की, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वाटर ऐसा रखना है जो कि प्यूरिफाइड वाटर हो, कंटामिनेटेड वाटर ना हो। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, मिनरल न्यूट्रिएंट की, मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि हम प्लांट को देंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट ही तो प्लांट को इस प्रोसेस से हम दे रहे हैं। प्लांट सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट को ही लेता था, तो उसी वाटर और न्यूट्रिएंट को हम इस वाटर एक टेक्निक के थ्रू दे रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से दे रहे हैं। तो इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और इसका रिक्वायरमेंट में क्या हो गया, पहला हो गया प्यूरिफाइड वाटर, दूसरा हो गया मिनरल न्यूट्रिएंट और थर्ड पॉइंट पे हो जाएगा एडिक्वेट एरिएशन। मीन्स वो जो वाटर था उसको क्या होना चाहिए, एरिएटेड करना होगा, वाटर को स्टिर करना होगा एडिक्वेटली, ठीक है, एडिक्वेटली
एरिटेड। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने वाटर को एरिएशन नहीं किया तो क्या होगा? एरिएशन नहीं करेंगे तो वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएगा। और एरिएशन क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट वाटर लॉक्ड कंडीशन। एरिएशन क्यों करते हैं कॉन्टिन्यूसली या फिर तो एडिक्वेटली? इसलिए करते हैं ताकि वाटर लॉक्ड कंडीशन वहाँ पे ना क्रिएट हो। ठीक है, एम हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया। तो इस प्रोसेस के सिग्निफिकेंस क्या होगा, इम्पोर्टेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस, जो एम था वही इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। हमें डिटरमाइन क्या करना था? मिनरल न्यूट्रिएंट, जो इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट हैं उनको डिटरमाइन करना था और डिफिशियंसी सिम्टम को। तो इसका सिग्निफिकेंस भी यही होता है कि इसेंशियल एलिमेंट विद देयर सिम्टम्स आइडेंटिफाइड, इसेंशियल एलिमेंट विद देयर डिफिशियंसी सिम्टम आइडेंटिफाइड। इसेंशियल एलिमेंट with their deficiency symptoms identified। जो इसेंशियल एलिमेंट थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होंगे इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लिया। और इसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको, इस प्रोसेस को हम लोग कॉमर्शियली यूज भी करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को या फिर कुछ प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस का हम लोग कॉमर्शियली यूज भी करते हैं। यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, used in commercial production of TLC। TLC means total leukocyte count। ठीक है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन, किसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं? TLC के। और यहाँ पे TLC का मतलब है टोमेटो, लेट्यूस, एंड सी से हो जाएगा सीडलेस कुकुम्बर। सीडलेस कुकुम्बर। देखिए कुकुम्बर और टोमेटो तो आप जानते हैं। क्या आपको लेट्यूस पता है क्या होता है? लेट्यूस एक लीफी वेजिटेबल है जो कि सनफ्लावर के फैमिली में प्रेजेंट होता है, एस्टेरेसी फैमिली में। और ये लेट्यूस आप अगर आप बर्गर वगैरह खाइए तो उसमें डाला हुआ रहता है, या फिर तो ऐसा सैलेड के रूप में भी यूज़ करते हैं लेट्यूस का। आप गूगल पे जाइए, लेट्यूस सर्च कीजिए तो आपको इसके बारे में मिलेगा। ठीक है, तो ये कई फूड के साथ में या फिर तो सैलेड के रूप में यूज़ किया जाता है लेट्यूस। तो इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया TLC, टोमेटो, लेट्यूस और सीडलेस कुकुम्बर। ठीक, और इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या होगा? एक लास्ट पॉइंट देख लिया जाए। एडवांटेज, इस प्रोसेस का एडवांटेज ये होगा कि सॉइल बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लांट को सॉइल बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एडवांटेज में हो जाएगा प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीज। एक तो एडवांटेज ये हो गया कि सॉइल बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट किया जाएगा, और दूसरा एडवांटेज ये भी हो सकता है कि किसी भी मिनरल की डिफिशियंसी को यहाँ पे रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक, ये मिनरल की डिफिशियंसी को तो जब नेचुरली जब हम ग्रो करते हैं तब भी रेगुलेट किया जा सकता है फर्टिलाइज़र दे करके। बट यहाँ पे इसका जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि सॉइल बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हाइड्रोफोनिक्स जूलियस वॉन सैक्स ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। सॉइल लेस कल्चर होता है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो करते हैं। इस टेक्निक का मोटिव यही है कि इसेंशियल एलिमेंट का पता करना और उनके डिफिशियंसी सिम्टम का पता करना, और इसका रिक्वायरमेंट में हो जाएगा प्यूरिफाइड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, एडिक्वेटली एरिएशन हो जाएगा। और सिग्निफिकेंस में
इसेंशियल एलिमेंट विद देयर डिफिशियंसी सिम्टम को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं TLC के टोमेटो लेट्यूस सीडलेस कुकुम्बर, और इसका एडवांटेज हो जाएगा प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोनिक्स टॉपिक्स में इतना ही था। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो हर एक एलिमेंट के रोल को हम पढ़ेंगे और इस पॉइंट को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।